लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.3 खत्म कर दी थी। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू एक्सरसाइज 3.4। आई होप आपको 3.3 तक सब आ गया होगा, क्योंकि कोई भी डाउट्स आपकी तरफ से नहीं आए। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 3.4। और एक्सरसाइज 3.4 में आप देख रहे हो कि यही वाला हमने फ्लो चार्ट चैप्टर शुरू होने से पहले भी किया था, जहाँ पे हमने डिस्कस की थी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हर एक क्वाड्रिलेटरल की। और मैंने आपको बताया था कि ये जो एरोज़ हैं ये वन वे एरो हैं, जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा क्वाड्रिलेटर कौन से क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर पैलोग्राम है, बिकॉज स्क्वायर से पैलोग्राम तक का रास्ता मिल रहा है। सिमिलरली रोम्बस इज ऑल्सो अ ट्रेपीजियम, बिकॉज ट्रेपीजियम की जो प्रॉपर्टी है एटलीस्ट टू साइड शुड बी पैरेलल, ये रोम्बस भी फॉलो करता है। रोम्बस इज अ काइट। ओके, तो ये एरो जो है ये वन वे एरो है। और अगर आप जैसे पजल्स होते हैं न्यूज़पेपर्स में, आप देखते हो कि सही रास्ता चुनिए, कहीं पे ब्लॉकेजेस होती हैं, आप रुक जाते हो वहाँ पे। ओके, तो इसी में वैसा ही है कि आपको सेंटेंस दिया होता है ट्रू फॉल्स में। हमें एक असाइनमेंट भी की थी, एक क्विज भी हमने किया था, जिसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले थे कि एवरी ट्रेपीजियम इज अ पैलोग्राम। तो आप कह सकते हो कि नहीं, क्योंकि ट्रेपीजियम से पैलोग्राम तक का रास्ता बंद है। पैलोग्राम इज अ ट्रेपीजियम, यस। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज में सबसे पहले देखने को मिल रहे हैं। तो आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जो फिगर है ये आप अपनी कॉपीज़ पे चैप्टर शुरू होने से पहले बना चुके होंगे। वेरी गुड। अगर नहीं बनाई तो अभी तो आपको बनानी ही पड़ेगी। ये ना सिर्फ क्लास 8 के लिए बल्कि क्लास 9 के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ासकर ये जो आप छोटे छोटे निशान देख रहे हो, ये बहुत डिटेल्ड है। पूरा डिटेल में बताया गया है कि कौन सा एंगल कौन से एंगल के इक्वल है, कौन सा डायगोनल जो है बाइसेक्ट हो रहा है, कौन सा डायगोनल बाइसेक्ट नहीं हो रहा, कहाँ पे राइट एंगल में बाइसेक्शन हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही। ये सब आपको यहाँ पे दिखाया गया। फिलहाल इतना डिटेल हमारा डायगोनल्स तक का तो है, लेकिन एंगल्स जो है धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाओगे। यू कैन अप्लाई ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, देन कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरम, ये सब चीज़ें लगा के ये एंगल्स के ऊपर आप जा सकते हो, लेकिन ये क्लास 9 का काम है। और डायगोनल्स को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी इन एक्सरसाइज में दिए गए हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं हटा रहा हूँ। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.4 का, ये ट्रू फॉल्स है। आपको बताना है विच ऑफ देम आर ट्रू, विच ऑफ देम आर फॉल्स। तो मैं इसका सिर्फ एक पार्ट कर रहा हूँ ताकि आप डेमोन्स्ट्रेशन में देख सको कि हमने कैसे देखना। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? आपको ये देखना है कि क्या रेक्टेंगल से स्क्वायर तक का रास्ता है। अगर आप अपना फ्लो चार्ट देखते हो, आप वीडियो में बैक जाके देख सकते हो कि स्क्वायर से तो रेक्टेंगल में जाने का एरो है, बट रेक्टेंगल से स्क्वायर में जाने का एरो नहीं है। इसलिए सारे के सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर्स नहीं होते। और उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल नहीं होती, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। सो देयरफॉर फर्स्ट वाला फॉल्स है। इसी तरह आप बाकी सभी के सभी करोगे, क्योंकि ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले ही हम डिस्कस कर चुके थे, तो इसीलिए ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको कर पाएंगे। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। चारों की चारों साइड कहाँ पे इक्वल होती हैं, ये फ्लो चार्ट में बड़ा क्लियरली है मेंशन है, आप देख सकते हो। आपको दो क्वाड्रिलेटरल से दिखेंगे, दोनों लास्ट रो में हैं। दे आर रोम्बस एंड स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर की दोनों साइड जो है वो इक्वल होती हैं, सॉरी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, चार की चारों साइड्स। तो इसका आंसर सिंपल है, रोम्बस एंड स्क्वायर। नेक्स्ट, 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स कौन से क्वाड्रिलेटरल में होते हैं? तो अब देखिए, वो क्वाड्रिलेटरल जिनमें चारों के चारों राइट एंगल होंगे, वो सलमान खान की तरह सीधा सीधा डांस करता है। मैं हमेशा आपको यही करवाता आया हूँ कि पैलोग्राम और रोम्बस आप देखोगे कि वो शाहरुख खान की तरह थोड़ा टेढ़ा होके स्टाइल मारते हैं, जबकि रेक्टेंगल और स्क्वायर ये खड़े खड़े डांस कर देते हैं, क्योंकि इनके सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं रेक्टेंगल एंड स्क्वायर।
ठीक है, इनके सारे एंगल्स 4 के 4 एंगल्स राइट एंगल्स हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। आपको बताना है कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसा है, क्यों है। तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है। हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स हैं, और क्वाड्रिलेटरल का मतलब भी क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिनकी 4 साइड्स हों। तो आप देख सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर इज अ पॉलीगन कंटेनिंग 4 साइड्स, हैविंग 4 साइड्स, देयरफॉर स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट का आंसर बड़ा सिंपल है, बिकॉज स्क्वायर हैज 4 साइड्स, स्क्वायर इज अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पैरेललोग्राम। अब स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है। तो पैरेललोग्राम, ये आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है जो मैं बोल रहा हूँ, कि मोस्टली स्टूडेंट फिर कहते हैं कि सर हमें लिखना क्या है। तो लिखना आपको सब कुछ ही है। अब ये देखिए कि हाउ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, स्क्वायर नहीं है। हमें उल्टा पूछा हुआ है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसा होता है, कैसे हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। तो मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ 1 बाय 1, और आप बताना कि क्या स्क्वायर में वो प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो क्या स्क्वायर की ऑपोजिट साइड पैरेलल है? आंसर इज यस। ओके, ये ऑपोजिट साइड दोनों की पैरेलल है। तो स्क्वायर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो कर रहा है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो क्या इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं? इनफैक्ट स्क्वायर के तो सारे एंगल ही राइट एंगल हैं, तो सारे आपस में इक्वल हैं। तो पैरेललोग्राम का क्या था कि इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हाँ, इसके भी ऑपोजिट एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो स्क्वायर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। देन पैरेललोग्राम जो है उसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि पहले इसको बना लेता हूँ। मतलब कि आप देखिए कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक और इधर से लेके इधर तक, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक और ये इधर से लेके इधर तक, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या स्क्वायर के करते हैं? स्क्वायर के डायगोनल्स सारे आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों, ये भी करते हैं और ये भी इक्वल होते हैं। इनफैक्ट ये चारों के चारों आपस में पार्ट्स इक्वल हैं। ये सभी इक्वल होंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा ही है स्क्वायर में, तो यस इट्स अ पैरेललोग्राम। तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं, लेकिन आपको क्या लिखना है? पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। तो आपको सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हालांकि मैंने समझाया बहुत कुछ है। आप बस इतना लिखेंगे, बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर ऑल्सो पैरेलल, देयरफॉर इट्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम इसलिए बनता है क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। बाकी उसके कारण ही सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसको मिल जाती हैं। ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाती हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, पैरेलल। तो ये गुण इसमें भी है। तो आप सिंपली ये लिखोगे कि स्क्वायर की भी पैरेलल साइड इक्वल साइड, सॉरी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और पैरेललोग्राम की भी होती हैं, देयरफॉर एवरी स्क्वायर इज अ पैरेलल। नेक्स्ट चलते हैं रोम्बस में। ये एक रोम्बस है। इनफैक्ट ये स्क्वायर ही मैंने बनाया है, तो इसको मैं रोम्बस कन्वर्ट कर देता हूँ पहले। ठीक है, अब ये रोम्बस है। हमें पता है रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारी साइड्स इक्वल है। तो ये पैरेललोग्राम ही है, लेकिन सारी साइड्स इक्वल है। तो क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम है? वो तो हमने बोला हाँ है। क्या स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं? होती हैं। तो रोम्बस की भी होती हैं। तो बस स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस। ओके, रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज इन स्क्वायर
ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल लाइक इन रोम्बस। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज है रोम्बस की कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वो तो आपको पैरेललोग्राम में भी दिखते थे, वो हमने बोल ही दिया कि पैरेललोग्राम है। देन एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी आती है कि डायगोनल इसके राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं, तो वो सब कुछ इसलिए आ पाता है क्योंकि इसकी साइड इक्वल है और ये पैरेललोग्राम, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो उसकी प्रॉपर्टी की उसकी उसका बेसिक जो नेचर है कि ऑपोजिट साइड्स सॉरी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसी की वजह से ये प्रॉपर्टीज आती हैं। तो बस आपको बेसिक प्रॉपर्टी लिखनी है कि सिंस इन स्क्वायर all sides are equal and opposite sides are parallel to each other, therefore every square is a rhombus. Next चलते हैं rectangle। रेक्टेंगल स्क्वायर की तरह कैसा है, तो इसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है। आपको पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। ओके, तो क्या स्क्वायर में वो प्रॉपर्टी आ रही है? क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है जिसके राइट एंगल इक्वल, सारे एंगल राइट एंगल है? हाँ, उसमें भी है। तो हमें पता है कि एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, वो तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। एंड एवरी स्क्वायर हैज ऑल द एंगल्स एज राइट एंगल्स, तो देयरफॉर ये रेक्टेंगल की दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। ओके, तो देयरफॉर एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। उसके बाद इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, वो भी इसमें भी होते हैं, वो सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। वो बिकॉज ऑफ basic properties that all the angles are right angle and opposite sides are equal, इसी की वजह से आता है। with this your this question is complete. in case आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो you can refer to the answers given in the back exercises, लेकिन समझने में प्रॉब्लम है तो बार बार आप रिमाइंड करके समझिए। मैं तो कहता हूँ एक बार फ्लो चार्ट को एक दिमाग में आपको बिठाना ही पड़ेगा, वो उसको बिठा लीजिए, अच्छी तरह से फ्लो चार्ट कर लीजिए, बिकॉज वो आपको क्लास 9th में भी काम आने वाला है। Let's move on to question number 4 now. Question number 4 है name the quadrilateral whose diagonals bisect each other. तो अगेन फ्लो चार्ट ही आपका काम आएगा फिर से। ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताइए जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो आपके पैरेललोग्राम से नीचे सारे के सारे पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे के सारे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। काइट का नहीं करता, काइट का सिर्फ एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होता है, दूसरा नहीं होता, वो आपको फिगर में दिख जाएगा। तो 4 के 4 पैरेललोग्राम, रोम्बस, देन आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये सारे के सारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पहले मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि एक तो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को एक तो जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को आधा आधा बांटे, बाइसेक्ट करें। इसका एक और बना लेता हूँ। ओके, तो वन इज के डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ये और ये आपस में इक्वल, वो तो है ही, और ये आपस में इक्वल। तो क्योंकि ये स्क्वायर था तो हमें पता स्क्वायर में तो सारे के सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, ये सब इक्वल है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बाइसेक्टर तो हों, साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी हों, मतलब ये एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे सिर्फ दो ही हमारे पास क्वाड्रिलेटर हमने पढ़े हैं, एक तो स्क्वायर और दूसरा आपका रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस की ये प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स के ऊपर। और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इनमें बाइसेक्शन होती है लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, तो इसका ध्यान रखिए। लास्ट आपका आ जाता है सी पार्ट, आर इक्वल। अब इक्वल कहाँ पर है? जो सीधी फिगर्स हैं उसमें डायगोनल हमेशा आपके इक्वल रहेंगे। सीधी फिगर्स का मतलब इन विच ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर में सारे एंगल राइट एंगल हैं और रेक्टेंगल में सारे एंगल राइट एंगल हैं। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बनाता हूँ,
मतलब डायग्राम बनाता हूँ, तो दूसरी लाइन भी मुझे यहाँ पे भी उतनी लाइन बनानी पड़ेगी। मतलब कि अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ कि नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, चलिए जो भी है। अगर मैं दूसरी लाइन भी बनाऊंगा तो उतनी ही लाइन मुझे बनानी पड़ेगी, लाइन सेगमेंट सेम होगी। तो डायगोनल्स आर इक्वल इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। With this our question is finished. Now let's move on to the next question. Explain why rectangle is a convex quadrilateral. So हमें ये बताना है कि रेक्टेंगल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। देखिए सब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब वो पूछ रहे हैं कि रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स क्यों है और क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज 4 साइड्स है, और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके डायगोनल्स जो है वो इसके डायगोनल्स अंदर ही लाई करें। तो मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तभी बोला था कि जो रेक्टेंगल होता है तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसके आप दो याद रख सकते हो प्रॉपर्टीज। एक तो सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं, पहले डायगोनल की बात कर लेते हैं। एक तो उसके जो डायगोनल रहेंगे वो हमेशा इंटीरियर में रहेंगे, तो ये आपका डायगोनल बने, ठीक है। थोड़ा सा अलग हो गया, कोई बात नहीं। ये डायगोनल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको पेंट करता हूँ तो आपको पता लग जाएगा इंटीरियर का मतलब। देखिए ये इंटीरियर में लाई कर रहे हैं। और दूसरा हमने इसकी जो डेफिनेशन की थी वो ये थी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स तब बनता है जब उसके सारे इंटीरियर एंगल्स या कोई भी इंटीरियर एंगल उसका रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता, ओके। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वही होता है जिसमें कोई भी इंटीरियर एंगल कन्वेक्स नहीं होता। तो आप देखिए सारे के सारे राइट हैं, और राइट एंगल इज ऑलवेज लेस देन 180, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया आपका एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो दोनों जो हमारी डेफिनेशन थी उस पर ये खरा उतर है। So let's move on to the next question. ABC is a right angled triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. सबसे पहले तो इन्होंने बहुत रहमत की हुई है, डॉटेड लाइन बना के दी है हमें। तो ये एग्जाम में डॉटेड लाइन बना के नहीं आए थे, तो ये जो हेल्प करने वाला पार्ट है इसको हम हटा देते हैं क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, तो हटा देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, और ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है ये भी नहीं आएगी, तो ये भी हटा देते हैं। ये सब हिंट है, हिंट एग्जाम में नहीं आते, ओके। सो ये हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बस ये दिया हुआ था अभी, बिल्कुल ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास है ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। तो मेरे पास ये जो ओ है ये मिड पॉइंट है ऑपोजिट टू द राइट एंगल। तो राइट एंगल हमने बी लिया है, तो उसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, ए सी। तो ए सी के जो मिड पॉइंट है वो हमारा ओ है। अब वो क्या बोल रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करना है कि जो ओ है वो ए बी और सी तीनों से इक्विडिस्टेंट कैसे है। देखिए ओ मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए और सी से तो वो इक्विडिस्टेंट हो गए क्योंकि उन्होंने खुद ही बोल दिया कि ओ जो है वो मिड पॉइंट है, ओके। सो ओ तो मिड पॉइंट है ए सी का, ए और सी से इक्विडिस्टेंट होगा। अब द प्रॉब्लम इज कि बी से ये इक्विडिस्टेंट कैसे हो सकता है, मतलब जितना डिस्टेंस ओ का ए से है या सी से है उतना ही डिस्टेंस का बी के साथ कैसे है, हमें यही एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल कंप्लीट करता हूँ। आप भी ऐसे ही रेक्टेंगल बनाएंगे, उन्होंने ऑलरेडी बना के दिया हुआ था, तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा। तो ये आपका रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप दूसरा डायग्राम बनाएंगे।
तो दूसरा डायगोनल आपका ज़रूर और ज़रूर उस पॉइंट से निकलेगा। ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं डायगोनल बनाया क्यों? देखिए, मुझे पता है कि कोई भी अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये तो पता है कि हाँ, अगर बी डी आपका 10 है तो ए सी भी 10 होगा। ठीक, सॉरी, डायगोनल जो है इक्वल होते हैं, तो हाँ ए सी और बी डी दोनों इक्वल हैं, बिकॉज सीधी फिगर और सीधी फिगर के डायगोनल इक्वल रहते हैं। तो ये 90 था, ओके, और हमने रेक्टेंगल बनाया तो ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, तो मतलब ए सी बी डी के इक्वल तो है। अब रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब अगर ए सी 10 था तो ए ओ 5 होगा और ओ सी भी 5 होगा। बी डी भी तो 10 ही था तो ओ बी भी 5 होगा, ओ डी भी 5 होगा, मतलब सारे बीच वाले 5 हैं, ओ ए, ओ डी, ओ सी, ओ बी, सब के सब 5 हैं। तो इसका मतलब ओ ए, ओ सी और ओ बी इक्वल है, मतलब ओ से ए बी सी तीनों पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट है। यहाँ पे जो मैंने ये वैल्यूज़ बोली 5, 10, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोली, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यही लिखोगे कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर, ये जो मैंने बोला वो आप लिख लोगे। उसके बाद देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि डायगोनल आर इक्वल है ना, लिख ही देता हूँ, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। नेक्स्ट, हमें ए सी से मतलब नहीं है, हमें तो ए ओ सी से मतलब है, तो मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया हाफ से, दोनों तरफ किया है, ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। आपने लास्ट ईयर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, जो भी करना है दोनों तरफ करना है, सो दैट इक्वालिटी का साइन बना रहे। ए सी का आधा कौन है? ए सी का आधा ओ ए भी है और ओ सी भी है, ओके। बी डी का आधा कौन है? बी डी का आधा ओ बी भी है और ओ डी भी है, तो ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे मैंने डाला है, और ए सी का आधा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और ये बी डी का आधा है, और क्योंकि ए सी और बी डी के आधे आधे इक्वल थे, मतलब ये सब आपस में इक्वल है। मुझे इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ओ डी का हमें नहीं पूछा गया, ये तो हमने खुद लिया था, तो मतलब ओ ए, ओ सी, ओ बी इक्वल। तो यही पूछा था कि ओ जो है वो क्या तीनों से इक्वल है? हाँ है, ठीक है, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। With this, your complete question is complete. Now let's move further. So there is no next question. अभी मैंने देखा तो there is no next question. और exercise as well as our chapter is complete. यहाँ तक आपका जो वेकेशन से पहले का सिलेबस था वो कंप्लीट होता है। मैं अब आपको एक दिन की मोहलत दे रहा हूँ, मतलब कल, और उसके बाद परसों मैं आपका टेस्ट लूँगा, और वो जो टेस्ट होगा वो कैसे होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब परसों तक पूरा रिवाइज कीजिए चैप्टर्स को अच्छी तरह से, और उसके बाद टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।